नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द एन शो। और बहुत सारे लोगों को जीएसटी कटौती की बात जब उन्होंने सुनी तो उनको ऐसा लगा कि 22 सितंबर से बिल्कुल कंजम्पशन इतनी बुरी तरीके से आएगा कि सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन देयर इज अदर साइड ऑफ कॉइन एंड दिस इज नॉट द होल ट्रुथ। वी शुड अंडरस्टैंड हाउ जीएसटी इज गोइंग टू प्ले एंड इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एवरीथिंग राइट आफ्टर 22 ऑफ सितंबर। तो क्या हो सकता है ऐसा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा, मैं आपको पहले उनसे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। उनका नाम है प्रोफेसर प्रसन्न तंत्री जी, और जो आईएसबी हैदराबाद में प्रोफेसर हैं। और मेरे हिसाब से ही इज द फाइनेस्ट माइंड इन दिस कंट्री टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर साहब ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया है हमें कि जीएसटी का जो चेंज है ना वो स्लो पेस में होगा और उसमें कई सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा एकदम से चीजें बदल जाए ऐसा शायद नहीं होने वाला है। तो आप चैनल देखना शुरू कर चुके हैं, फटाफट इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सर से हम लोग डिस्कस करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। तो आपका जो आर्टिकल मैंने पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ के सोचा होगा, अरे यार मेरे तो अरमानों पे पानी फेर दिया इन्होंने एकदम से चीजें बदलने वाली नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो उसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो पहले तो आप हमें ये समझाइए कि आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी से एकदम से डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, एकदम से कंजम्पशन इस पर नहीं होगा, ऐसा आपने क्यों लिखा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, यू हैव बीन वेरी काइंड। जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, इतना तो बहुत लोग हैं जो मुझसे बेहतर समझते हैं। आपके गेस्ट लिस्ट में भी ऐसे लोग आते हैं, बट मेरा जो व्यू है मैं आपको बताऊंगा। सी द थिंग इज, एक एक जो इंटरवेंशन जो है ना, ये स्टिमुलस नहीं है। स्टिमुलस ये होता है कि जब आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐसे ही रखते हो और जब आप टैक्स कट करते हो, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक्चुअली लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है। अभी जो सरकार पिछले एक साल से जो कर रही है ना, तो उन्होंने जो ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी कम कर। तो आप देखिए, बजट का साइज आप तो जानते ही हैं कि अभी हुआ है 50,60,000 करोड़, वो तो बजट का प्लान है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये 2 साल पहले 15-16% हुआ करता था, अभी ये 14 तक आ चुका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप 1 रुपए जो टैक्स कट हो रहा है, उसी हिसाब से 1 रुपए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब कोई किसी के हाथ में किसी के हाथ में 1 रुपए ज्यादा बचेगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो 1 रुपए कमा रहा था सरकार के एक्सपेंडिचर से, उसका कमाई भी कम होगा। तो इमीडिएटली इसका कोई इमीडिएटली, जब आप सारा व्हेन यू सी हाउस होल्ड एज अ होल, मैक्रो एज अ होल, ऐसा नहीं है कि लोगों के हाथ में सडनली ज्यादा पैसा 23 तारीख को आ जाएगा। क्योंकि जो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, उससे भी लोग कमा रहे थे, वो लोग भी खर्च कर रहे थे, वो लोग भी ये बहुत सारे चीज खरीद रहे थे, उनका डिमांड कम होगा। बट जिनको इससे फायदा हो रहा है उनका डिमांड ज्यादा होगा। तो नेट नेट थोड़ा फायदा हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा 23 तारीख को सब दुनिया बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। इसके बदले अगर सरकार ऐसा करता है, मान लीजिए एक्सपेंडिचर कम नहीं करता लेकिन टैक्स कट करता है, तब जो ये लोग सोच रहे हैं ऐसा होगा। बट उसका नुकसान ये है कि फिस्कल डिफिसिट बढ़ जाएगा, नेशनल डेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, फिर उस तरह से नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा कोई मैजिक कोई नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी में, कि कल सुबह से सब सब ठीक हो जाए। तो सारे जो इंटरवेंशन है उसके दो पहलू है। जो दूसरा पहलू है, जो सरकार अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कट करने जा रहा है, उसके वजह से बहुत लोगों का इनकम कम होगा। वो हम ये डिस्कशन में वो पॉइंट नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको हाईलाइट करूं। मुझे लगता है जीएसटी कट इज अ वेरी गुड मूव, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड मूव, बट उसको मतलब उसका दूसरा साइड भी समझ लेना चाहिए, दैट्स ऑल। करेक्ट, उसको मैं समझूंगा सर। इससे पहले एक छोटी सी चीज, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनसे एक सवाल पूछा गया प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर जी से कि इसका कितना रेवेन्यू लॉस होगा टैक्स कट का। तो उन्होंने कहा ये वर्ड गलत है रेवेन्यू लॉस का, आप उसको इम्प्लीकेशंस बोलिए। तो चलिए कोई भी नाम दे दीजिए आप। तो उन्होंने कहा 48,000 करोड़ का होगा। तो बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि गवर्नमेंट ने अपना कुछ तो लूज किया नहीं, तो फिर आप इसको स्टिमुलस कैसे माने? क्या वो भी सही कह रहे हैं?
हाँ एग्जैक्टली, सो 48,000 उन्होंने 23-24 एक्सपेंडिचर के ऊपर बोला, 48,000 करोड़। तो जो भी है नंबर 48, 50, 60 इतना कम हो रहा है, तो उसको आपको दो तरह से, इसमें जो स्टेट्स का जो कम हो रहा है ना, उनका तो दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर और डिफिसिट, मतलब उनका दे विल हैव टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। स्टेट वाले, स्टेट का जो पार्ट है उनको तो एक्सपेंडिचर कम करना ही पड़ेगा। सेंटर के पास ऑप्शन है कि वो डिफिसिट बढ़ा सकते हैं और एक्सपेंडिचर ऐसे ही रख सकते हैं और डिफिसिट बढ़ा सकते हैं, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं करेंगे। तो ये लोग, बिकॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इज वेरी मच कमिटेड ऑन डिफिसिट्स, सो इससे ये होगा कि टैक्स कलेक्शन कम होगा, गवर्नमेंट बजट साइज कम होगा, विच इज गुड इन द लॉन्ग रन। बट एज ए सेड, इससे जो कमा रहे थे, जो 48,000 करोड़ कोई तो कमा रहा था ना, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के, उसका कमाई शॉर्ट टर्म में कम होगा, तो इसलिए उसका कंजम्पशन कम होगा। जो टैक्स पेयर है उसका कंजम्पशन ज्यादा होगा, नेट नेट इट विल बी सेम, थोड़ा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक टेक्निकल चीज है। अगर किसी का, अगर इनका ज्यादा है, उनके कंपैरिजन से थोड़ा कंजम्पशन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में, बट ये दो साइड है, तो रेवेन्यू लॉस शॉर्ट टर्म में हो सकता है। राइट। फिर आपने सर एक चीज और कही अपने आर्टिकल में, वो मुझे समझाया। आपने कहा ये इंस्टेंट कॉफी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इसका क्या मतलब? जीएसटी को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप कह रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन? मैंने एक एग्जांपल भी दिया है उसमें। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर है, तो आपका मान लीजिए कॉस्ट है 10 रुपया, और यू आर सेलिंग समथिंग एट 11 रुपीज टू कस्टमर्स। लेट्स से एक दुनिया सोचिए जहाँ पे टैक्स ही नहीं है, तो 10 रुपए आपका खर्च है, 11 रुपए, 1 रुपए आपका प्रॉफिट है, आपने बेच दिया और लाइफ वॉज गोइंग ऑन। अभी किसी ने उसके ऊपर 2 रुपए टैक्स डाल दिया, अब क्या होता है कि आपका खर्च, एक्सपेंस विल बिकम 12 रुपीज। सो कस्टमर, इससे ये होगा कि अगर आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बिकॉज कस्टमर को आप ज्यादा चार्ज करोगे तो डिमांड कम होगा। तो टोटल अगर आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, कोई भी चीज हो, 100 के जगह आप 80 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपका कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो गया अभी, तो डिमांड कम हो जाता है। कॉस्ट ज्यादा होगा तो बहुत लोग जो मार्जिनल कंज्यूमर हम बोलते हैं वो नहीं खरीदेंगे, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होता है। इसको कहते हैं डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाता है। 100 यूनिट्स के जगह 80 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, 100 घर के जगह 80 घर बनेंगे, 100 कार के जगह 80 कार मैन्युफैक्चर होंगे। अभी क्या होगा कि क्योंकि वो टैक्स कम हो गया, कॉस्ट कम हो जाएगा, एंड इसके वजह से प्राइस भी कम होगा, और that dead weight cost will go down, so that will increase production. So now the return on capital will increase, return on labor। अभी हमें समझना है कि वो जो एक्स्ट्रा आएगा किसको मिलेगा, ओनर को मिल सकता है, वर्कर को मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर बार्गेनिंग पावर। जब उनको ये एक्स्ट्रा मिलेगा, उनका जो सप्लाई है ना, लेबर सप्लाई बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एंड इसके वजह से धीरे धीरे लॉन्ग, दिस टेक्स टाइम, ऐसा नहीं कि कल सुबह हो जाएगा, तो प्रोडक्शन इसके वजह से बढ़ेगा, एंड इसके वजह से जीडीपी बढ़ेगा। और जो सरकार अभी जो खर्च कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार एफिशिएंटली खर्च करती है, मेनी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वेस्टफुल। अगर वो कम होगा, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। सो टैक्स एंड बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, मान लीजिए 48,000 करोड़ इज द लॉस, इफ दैट इज व्हाट इट इज, 48,000 करोड़ इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अभी क्या हो रहा है, आपसे सरकार 48,000 करोड़ लेके खुद खर्च करेगी। अब क्या होगा कि ये प्राइवेट मार्केट के हाथ में आ गया 48,000 करोड़। माय आर्गुमेंट इज, मार्केट इज मोर एफिशिएंट देन द गवर्नमेंट। जितना एक्स्ट्रा एफिशिएंट है उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा। सो दिस इज अबाउट दैट रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ 48,000 करोड़, whether government spending or you are spending. Now it is the people or the market that will spend this 48,000 crore. So if the market is more efficient than the government, to that extent 48, 50, 60 जितना भी हो, प्रोडक्शन बढ़ेगा। दैट इज द सॉर्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट हियर, एंड दिस इज स्लो। दिस ऐसा नहीं कि 23 तारीख को हो जाएगा। पीपल हैव टू फिगर आउट देयर प्रोडक्शन प्लान्स, एंड कोई डिफरेंट सेक्टर्स विल हैव डिफरेंट ways of passing on prices, so that's the argument. वेरी इंटरेस्टिंग बात आपने कही सर कि गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट एफिशिएंसी है प्राइवेट पार्टीज की,
तो ये जो 48,000 करोड़ 50,000 करोड़ जो भी है वो गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट कंजम्पशन में जाएगा और प्राइवेट लोग इसको यूज करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंट यूज होगा और वेलोसिटी भी जो अभी 1.15 के आसपास है वो शायद 1.5 पौने 2 तक जाए तो ज्यादा मूव करेगा मनी हमारी। अब इसमें राइट। मुझे एक चीज समझाइए सर कि चूंकि एक तो ये बात तय हो गई कि बहुत बड़ा स्टिमुलस नहीं है क्योंकि सरकार का रेवेन्यू लॉस जो उधर शिफ्ट होना चाहिए था वो बहुत ज्यादा हुआ नहीं। 50,000 करोड़ तो बहुत पीनट है, मतलब इतने बड़े बजट में 50,000 करोड़ क्या होता है। अब इसमें तीन प्लेयर हैं सर, एक प्रोड्यूसर है, एक बायर है और बीच में एक लेबर है जिसको आप लेके आए। अब इसमें मुझे ये समझाइए कि इसमें मैक्सिमम बेनिफिशियरी कौन है, नंबर वन। नंबर टू, क्या कंपनियों के मार्जिन पे कोई इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए टैक्स की वजह से वो बूस्ट करना चाहते हैं तो वो हिट लेंगे क्या थोड़ा बहुत, या इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्जिन सेम रहेंगे और बेनिफिशियरी अलग अलग हो जाएंगे। इसका जो ग्रेट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है डिपेंड्स ऑन हाउ कॉम्पिटिटिव इज द इंडस्ट्री। मान लीजिए अभी एयरलाइंस है, अभी एयरलाइंस में तो कंपटीशन है ही नहीं, ऑलमोस्ट इट्स अ डुओपोली, दो ही प्लेयर्स है। इसमें तो सारा ऑल द बेनिफिट्स विल बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर उनको मिला, इनको नहीं मिला है ज्यादा, बट अगर उनको मिलता है कोई बेनिफिट, इट विल ऑल गो टू कैपिटल उनको, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन। वेयर एज इन एन इंडस्ट्री वेयर देयर इज हेवी कंपटीशन, everything will go to the consumer. So two extreme cases. In a जहाँ पे कोई competition नहीं है, the entire benefit will go to the sort of owners. But जहाँ पे बहुत perfect competition, जो mythical हम बोलते हैं, होता नहीं है perfect कहीं पे भी, वहाँ पे it will be one to one passed on to consumers. Reality in between है. तो depends on industry structure. तो जिसको जहाँ पे मान लीजिए कई इंडस्ट्री ऐसे हैं, एम्प्लॉयज आर वेरी वैल्यूएबल, मान लीजिए रिसर्च where you need employees, there is shortage of employees and people are pharma में हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा benefit now they will get because they have more money, they will hire more employees, they may pay a little bit more to the employees, तो जिसका bargaining power ज्यादा है उसको मिलेगा। तो in a perfectly, जहाँ पे consumer will have the maximum bargaining power when there is the competition is perfect between producers। अगर producers के बीच अगर proper competition है तो सारा benefit consumer को मिलेगा। जहाँ पे competition नहीं है तो then it goes to other players। So government should ensure, instead of telling them to pass on prices, वो अभी करेंगे, बाद में they will increase, they will find a way, they are very clever, you'll introduce a new brand, उसमें कुछ कर सकते हो and all that। The government should ensure competition is, competition between producers exists। अगर वो होता है तो then it will pass on its own। सर ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा स्लाइटली इसमें पॉलिटिकल ब्लेंड भी है। आपके आर्टिकल को पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि सरकार को टैक्स का जीएसटी कट पास ऑन हो इसकी पहरेदारी नहीं करनी चाहिए, लेट मार्केट डिसाइड, राइट। सो लेकिन अब जो जिस तरीके के पैटर्न पे ये देश चलता है उसमें तो अब निर्मला जी ने एक ट्वीट भी लिखा है कि सारे लोग पास ऑन करें, हम लोग देखेंगे। कंपनियां अपनी तरफ से एक्सचेंजेस को नोटिस दे रही हैं, महिंद्रा ने कह दिया है, टीवीएस ने कह दिया, टू व्हीलर फोर व्हीलर वाले तो अभी से कह रहे हैं। तो क्या ये जो आपकी ओरिजिनल थीसिस है उसके अगेंस्ट जा रहा है कि सरकार का एक प्रेशर है कि पास ऑन करो, जल्दी करो? मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सरकार तो दे वांट दिस, दैट, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा करेंगे ना अनलेस यू मेक मार्केट्स कॉम्पिटिटिव। दूसरा, उसका दूसरा तरीका है कि मेक द टू व्हीलर फोर व्हीलर मार्केट फुल्ली कॉम्पिटिटिव, तब तो उनके पास कोई मतलब चारा ही नहीं रहेगा, करना ही पड़ेगा। मतलब आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज अ मोर एफिशिएंट। नहीं तो क्या होगा, अभी आप सोचिए, अभी तो पास ऑन करेंगे, फिर ये करेंगे कि नया ब्रांड उतारेंगे, कोई नया ब्रांड मान लीजिए विच इज वेरी डिफरेंट, उसका प्राइसिंग ऐसा करेंगे कि मतलब उसमें वो, अनलेस देयर इज कंपटीशन, राइट, देयर आर क्रिएटिव वेज। मतलब आज ये रिपोर्ट आएगा कि पास कर दिया, बट देन दे विल टेक दैट आइटम आउट ऑफ द मार्केट एंड ब्रिंग इन अ न्यू ब्रांड वेयर द प्राइसिंग इटसेल्फ इज सच दैट यू आर पेइंग मोर। तो कंपटीशन नहीं है तो मार्केट विल फिगर आउट अ वे ऑफ undoing this। अभी तो 1 महीना 2 महीना चलेगा, बट उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर अगर ऐसा ही रहेगा दे विल फिगर आउट। तो बेस्ट way to ensure passing on of prices is competition, and that is what we have to ensure, that entry barrier nahi hai। We are making sure that new players are coming, including foreign players wherever required,
वो करना चाहिए, तब तो इसका हेडेक ही नहीं है, पास ऑन होगा ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। सर दैट्स अ फेयर पॉइंट कि कॉम्पिटिटिवनेस आएगी तो अपने आप पास ऑन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री के अपने अपने इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बात आप जो कह रहे हैं कि कंपनियां नया प्रोडक्ट लॉन्च करके, नई ब्रांडिंग करके, नई पैकेजिंग करके कहेंगे कि साहब ये देखिए एक नया प्रोडक्ट आया है, ये महंगा है प्राइस, तो आपको ये आशंका है कि कंपनियां ऐसा कर सकती हैं? 100% है मेरा तो मतलब मतलब सेल्फ मतलब मार्केट स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो क्यों? लुक, अभी क्या हो रहा है कि एंटायर सरकारी मशीनरी इज ट्रैकिंग देम। अभी तो उनको 1 to 1 करना ही पड़ेगा, मतलब अभी तो नहीं करेंगे तो नोटिस आ जाएगा। तो अब करेंगे वो, मतलब 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे आर बीइंग ट्रैक्ड। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको अगर स्कोप है, मगर कंपटीशन नहीं है, दे विल फिगर आउट अ वे, इसीलिए जो एमबीए हम तैयार करते हैं वो होते क्यों है? मतलब ये सब प्लानिंग करने के लिए। आई एम सॉरी, वो लोग उनको कुछ आइडिया दे देंगे कि आप ऐसा करो, इसका नाम बदलो, इसमें कोई एक्स डाल दो, इसमें कोई जी डाल दो, इस बाइक को इसके मतलब कोई एक्स वाई जी सम नया कुछ बोलो, 350, मतलब ऐसा सब करके वो कहेंगे कि ये अलग प्रोडक्ट है, इसका दाम तो 2 लाख ज्यादा है, टैक्स तो वही रहेगा लेकिन प्राइस अलग है। तो देर इज नो वे यू कैन बीट देम ऑन। फिर अगर अगर आप उसमें भी देन यू विल ब्रिंग इन इंस्पेक्टर राज। माय वरी इज फिर देन यू विल हैव टू जाओ गो एंड सिट एंड इंस्पेक्ट एवरीथिंग, लाइक पहले जैसे हो जाएगा। तो बेटर टू हैव कंपटीशन व्हाइल दिस थिंग इज वेरी गुड। आई थिंक मैंडेटिंग 1 to 1 पासिंग ऑन इवन इनडायरेक्टली मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। यू शुड लुक फॉर, अगर आप उनको देखना पड़ेगा। अब मैं टेस्ट कहता हूँ, जब जीएसटी बढ़ा, राइट, देयर इज अ वेरी नाइस पेपर, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उन्होंने उन्होंने दिखाया यूरोप में जब रेट बढ़ता है तब जो इंक्रीज होता है उतना डिक्रीज नहीं होता। दैट इज रियली डेंजरस। मान लीजिए मैंने 10% था, मैंने 15% कर दिया, तब तो जो प्राइस जो इंक्रीज इमीडिएटली होता है, बट 10 से अगर 5% हुआ तब डिक्रीज नहीं होता। नाउ अगर ऐसा है किसी इंडस्ट्री में, देन गवर्नमेंट शुड आस्क क्वेश्चन। लास्ट टाइम जब आपका टैक्स बढ़ा, जब आपने प्राइस इतना किया, जब आप घटा आपने नहीं किया, एसिमेट्री अगर है, देन देर इज अ रीजन फॉर गवर्नमेंट टू आस्क क्वेश्चन। नहीं तो आई टेल यू द, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपका मान लीजिए आप एक एमएसएमई हो, आपका कस्टमर एक बड़ा कस्टमर है, वन बिग कस्टमर। दैट कस्टमर सेज दैट मैं आपका जो भी टैक्स है मैं आपको 100 ही रुपए देने वाला हूँ, 100 रुपए से कम ज्यादा नहीं दूंगा। तो जब जीएसटी आया, आपने पास ऑन किया ही नहीं, मतलब यू डिड नॉट पुट इट ऑन टू। नाउ अब जब रिलीफ मिला है, देन यू विल नॉट कट द प्राइस, वो तो रीजनेबल है। उसको जाके बोलना कि तुम प्राइस कट करो, वो भी गलत होगा। उसने चार्ज ही नहीं किया बिकॉज कस्टमर वाज सो डोमिनेंट कि आप यू कुड नॉट हैव पास्ड ऑन। ऑल दैट आई एम सेइंग इज वन साइज फिट ऑल नहीं चलेगा। इसमें आपको दिस में हर्ट एमएसएमई, राइट? थिंक अबाउट इट। अगर इफ यू टेल एन एमएसएमई टू पास ऑन 1 to 1, जब टैक्स लगा, देन द एमएसएमई डिड नॉट चार्ज 1 to 1, नहीं कर पाया वो, बिकॉज उसके पास बार्गेनिंग पावर है ही नहीं। तो जब टैक्स करेक्ट। कम हुआ तब भी ही विल, यू कांट फोर्स हिम टू रिड्यूस 1 to 1, वो भी ज्यादती होगी। तो ऑल दैट आई एम सेइंग इज इट हैज, यू शुड लुक एट इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जब वो टैक्स लगा, किसके ऊपर लगा? जितना कस्टमर ने बेयर किया, जितना ओनर ने बेयर किया, जितना लेबर ने बेयर किया, उतना ही रिवर्स होना चाहिए। उसने उससे ज्यादा अगर आप रिवर्स करना चाहोगे, देन दिस विल हर्ट। मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगा, वो एसएमई को, दिस इज द डेंजर। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, उसी हिसाब से रिवर्स होना चाहिए। उससे ज्यादा रिवर्स हो अगर आपने फोर्स किया, तब वो हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो कुछ ब्रांडिंग वांडिंग करके ऊपर आ जाएंगे, बट जो छोटे लोग हैं दे विल बी हर्ट। तो दिस में देयर इज अ डेंजर दैट दिस में हर्ट लॉट ऑफ स्मॉल पीपल हु डोंट हैव बार्गेनिंग पावर। ये बड़ा अच्छी बात आपने बताई कि जो छोटे एसएमईज हैं उनके पास बार्गेन पाने, उनका एक क्लाइंट से है तो कंसंट्रेशन भी है, वो बेचारे दबे रहते हैं तो उनकी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन सर ये बैंक वाले ना, जब आरबीआई कम करता है तो एफडी के रेट नहीं बढ़ाते, लेकिन होम लोन तुरंत बढ़ा देते हैं। ये तो मतलब एक इंडस्ट्री वाइड प्रैक्टिस है कि लोग ये कर ही लेते हैं। और ये सब आप लोग ही बढ़िया एमबीए तैयार करते हैं सर, जो इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं कैसे नई ब्रांड की चीज बनानी है। आपके आर्टिकल में इसका सर जी इसका ब्लेम थोड़ा मैं ले लेता हूँ, हमारी भी गलती है तो। सर देखिए,
बेस्ट एमबीए आप ही लोग तैयार करते हैं, और उनका काम है बिजनेस इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, नई तरीके से लेके आओ। तो जीएसटी के लिए वो एमबीए वाले लोग थोड़ा खतरा है। बट अच्छा, एक दो सरकार तीन भी चीजें उनको और, थोड़ा हायर करके वो लोग आइडिया सरकार को भी दे सकते हैं, दैट्स ऑल। सरकार भी उनको गुड आइडिया यूज कर सर, सकते मतलब हैं। लेटरल हायरिंग होनी चाहिए और इधर से लेके आइडिया लेना चाहिए गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेती नहीं है, उनको ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लेने चाहिए लोगों से जो अलग हाँ, तरीके से सोचते वो हैं कि लैटरल एंट्री उन्होंने थोड़ा ट्राई किया बट हुआ नहीं, तो मे बी वो ले करेंगे कुछ, और वो पता नहीं। जो पुरानी लॉबी वहां बैठी है ना, वो लेटरल वाले को काम ही नहीं करने देगी, वो तो और ज्यादा मुश्किल काम है। देखते हैं क्या होगा। अच्छा, दो तीन चीजें सर, और आपने रिस्क कॉशन बताया कि कुछ कॉशनरी चीजें भी आपने रखी, जैसे एक पॉइंट आपने रखा था, ये वाला हम लोगों ने डिस्कस किया कि पास ऑन करने के लिए फोर्स मत करिए, तो हम लोगों ने अभी इसको समझा। एक आपने लिखा फिस्कल कंसोलिडेशन वाला इशू, कि उस पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, अगर स्मार्टली नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैकेनिकली नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए सर। हाँ, तो इसमें अभी देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि हमारा डेट टू जीडीपी बहुत कंफर्टेबल है, मतलब अच्छा है, मतलब यूएस जापान से अगर आप कंपेयर करोगे तो वी आर बेटर, दे आर एट लाइक 100% प्लस, वी आर एट 80%। बट हमारा जो 80% है डेट टू जीडीपी, हमारा जीडीपी है 360 350 लाख करोड़, और उसका 83% है डेट, 250 260 तक स्टेट और सेंटर मिला के। तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हमारे जो बजट में 1/3 है इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, 15-16 लाख करोड़ हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं। टैक्स कट, टैक्स कट, श्रीलंका में वही प्रॉब्लम था, श्रीलंका ने बहुत टैक्स कट कर दिया, एक्सपेंडिचर कट नहीं किया। आपको याद होगा, आप तो कवर करते हैं, लिस्ट ट्रस्ट यस, ट्रस्ट की जो सरकार थी यूके वाली, एक महीने में जो गिर यस, गई, उनका तो वही था, टैक्स कट किया, एक्सपेंडिचर कट नहीं किया। लेकिन वहां पे मार्केट ने ही उनको दिखा दिया कि ये इसका हालत क्या होने वाला है, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही सरकार ही गिर गई। तो एक्सपेंडिचर कट तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने अभी इनकम टैक्स कट किया है, कॉर्पोरेट टैक्स कट किया है, अभी जीएसटी भी कट किया है, तो एक्सपेंडिचर कट तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड डेट ले सकते हो। हमारा जो हिस्टोरिकल डेट है, डेट टू जीडीपी 60 से 70% का था, अभी 80 है। ये कोविड की वजह 80। से, कोविड में हम 90 तक गए कोविड के टाइम पे, अभी कम हो रहा है। वी आर डूइंग, आई एम सेइंग यू शुड बी ऑन द पाथ। अब सवाल ये है कि क्या कम करोगे, कौन सा एक्सपेंडिचर हम कम करें। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग हेड से नहीं, आपको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा। मतलब आयुष्मान भारत वर्सेस सम हाईवे प्रोजेक्ट वर्सेस सम वंदे भारत वर्सेस, आपको पर्टिकुलर ग्रैनुलर में जाना पड़ेगा। मतलब यू कांट से दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं करना करना है। आपको देखना है कौन से बॉटम अप होना चाहिए। मतलब कैपिटल करना है तो कौन से प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद आपको नंबर, इट शुड नॉट बी अ परसेंटेज ऑफ समथिंग, ये परसेंटेज इतना करना है ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपेंडिचर। जैसे आप और हम जब खर्च करते हैं, हम ऐसे परसेंटेज नहीं कर सकते, हमारा जो इनकम है लिमिटेड है, हमको आइटम राइट। वाइज देखना पड़ता है, कहीं कुछ करेंगे तो कुछ नहीं, पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो सरकार को भी अभी दैट नाउ दे हैव रिड्यूस देयर रेवेन्यू, दे शुड नॉट गेट इनटू अ बोरोइंग स्प्लर्ज। अगर वो करेंगे तो देन वी विल बी इन ट्रबल। उसका तीसरा प्रॉब्लम है कि अगर सरकार, अब आप तो ट्रैक करते हैं, 10 ईयर देखिए 6.4 हो चुका है अभी, राइट। 6.0 था 10 ईयर, अभी 6.45 है। तो अगर उससे ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल हर्ट। तो सर गवर्नमेंट, माई, आई डोंट हैव एन इनसाइट कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आइटम वाइज तो मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए मैंने ब्रॉड कमेंट किया है कि आपको प्रोजेक्ट वाइज देख के कौन सा स्कीम, बहुत सारे स्कीम लॉन्च करना थोड़ा कम करके, जो भी स्कीम्स है अभी उसमें से जो ज्यादा एफिशिएंट है उसके ऊपर खर्चा कीजिए। अभी देखिए, दे आर कमिंग विद इंटर्नशिप स्कीम लास्ट ईयर, आपको देखना पड़ेगा इंटर्नशिप में हुआ क्या है, अगर फायदा हुआ है, आपने इतने सारे इंटर्नशिप अभी कर लिया, उससे कितने लोग इंटर्नशिप्स का, उसका पर्पस क्या है। जो बच्चा जो इंटर्नशिप करता है उसके बाद उसको नौकरी मिलना चाहिए, ये हो रहा है क्या। मतलब लास्ट ईयर जितने भी इंटर्न आए उसमें कितने लोगों को नौकरी मिला। नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर से इतना 1 लाख करोड़ या इतना उस पे, उसको ठीक पहले करके उसके बाद खर्च करना। मतलब स्ट्रेट अवे पैसा, दे शुड नॉट स्प्लर्ज मनी, देयर इजंट मनी टू स्प्लर्ज। तो केयरफुली स्लोली, नाउ दैट दे हैव रिड्यूस्ड देयर साइज, खर्चा करने के वक्त भी सोचना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं ऐसे करके खर्चा करना पड़ेगा। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग।
each scheme they have to evaluate, इसमें फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, एक साल रोको, उसको स्टडी करो, चेंज करो, उसके बाद करो. आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच. सर एक बातचीत से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, जीएसटी को हम लोगों ने ठीक समझा, आपने भी एक कहा और ये पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, अब इनकम टैक्स भी आपने कम कर दिया है, जीएसटी कट कर दिया है, तो आपको अपना एक्सपेंडिचर कट करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है. अब अभी जो Q1 की जीडीपी आई 7.8%, नॉमिनल 8.8 व्हिच इज वेरी लो. तो मैंने भी एक डेटा देखा सर, मैंने उस पर एक शो भी बनाया, अपने चैनल पे डाला भी है कि 1990 से मैंने डेटा लिया था नॉमिनल जीडीपी का, और Q1 तक अभी जो आई है, लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा नॉमिनल जीडीपी का ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, सब 10% हो गया है पिछले 4-5 सालों में. तो अभी जो हमारी ग्रोथ पे है, क्या वो भी एक ट्रिकी है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे ही अब तक हमने बहुत ग्रोथ देखी थी, कोविड के बाद खूब सारा पैसा खर्च किया. तो अगर गवर्नमेंट पैसे कम कर रही है, खर्च करना कम कर रही है, तो क्या हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा? शॉर्ट टर्म में आ सकता है बेटे, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ग्रोथ नहीं होगा. मतलब गवर्नमेंट डज नॉट प्रोड्यूस मनी ऑन ट्रीज. अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का सोर्स आपको देखना पड़ेगा, सोर्स आइदर टैक्स लेना पड़ेगा, नहीं तो बोरो करना पड़ेगा. गवर्नमेंट बोरोइंग क्या होता है, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर टैक्स, आइदर हम मुझे और आपके ऊपर टैक्स डालना पड़ेगा या हमारे बच्चों के ऊपर टैक्स डालना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस मनी फ्रॉम समवेयर. सो आई थिंक रिड्यूसिंग गवर्नमेंट साइज इज द राइट वे टू गो. बट देन द पिछले 2-3 साल में दूसरा प्रॉब्लम ये भी था, आरबीआई इंटरेस्ट रेट वाज वेरी वेरी टाइट. वो भी अभी थोड़ा कम हो चुका है. आई थिंक द राइट नाउ द कंडीशंस आर राइट फॉर वन ऑफ द थिंग्स, इन्होंने ट्राई कर लिया ना पिछले 3-4-5 साल में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के ग्रोथ का जो अटेम्प्ट जो किया है, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि क्योंकि टैक्स रेट्स वे वेरी हाई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप ज्यादा नहीं हुआ था. तो अभी if you leave more in the hands of private sector, I mean, if interest rate is also reasonable, I am very hopeful that it will, generate private capex, because ultimately growth जो है, चाइना जब ग्रो कर रही थी, उनका जो इन्वेस्टमेंट रेट था 50% था. हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट 34% पे अटक चुका है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है. 34 से हमें 40% लेके जाना है. तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही हो सकता है. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम ये है कि इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू मार्केट. बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है कि वहां पे इलेक्शन है. ये प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक इसलिए कर दिया जाता है कि वहां पे इस साल से पहले कंप्लीट करना है. ऐसा नहीं है कि वहां पे कंजेशन है, वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा. वो लॉट ऑफ इट रिस्पॉन्ड्स टू लॉट ऑफ टाइम्स टू पॉलिटिकल इंसेंटिव्स. सो इट इज बेटर टू लीव मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. आई थिंक अभी जो हो रहा है, मुझे आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आई एम नॉट सेइंग 10% होगा ग्रोथ, बट जो 6.5 से है वहां से हम 7-7.5 तक चले जाएंगे. ऑन द नॉमिनल फ्रंट, जब आप 90 से ले रहे हैं ना, 90 का इश्यू ये है कि तब हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था. तो इन्फ्लेशन itself used to be, on an average 5-7%. अब हम we want to settle, like the whole idea of inflation targeting is we want to settle at a 4% inflation, where inflation targeting का अगर वो सक्सेसफुल होता है, उसका फायदा ये है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसमें आपको इन्फ्लेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा. अभी मान लीजिए आप कोई एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो आप ही के चैनल पे, इफ इन्फ्लेशन इज फ्लक्चुएटिंग, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी रेट आप जो फिक्स कर रहे हो 1 साल के लिए वही रेट रहेगा. तो या जो भी कॉन्ट्रैक्ट टाइम है, अभी अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं 2% होगा, 4% होगा, 7% होगा, पता नहीं. वंस यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी 4%, no matter what, this inflation targeting will achieve that will improve real efficiency. मतलब contracting becomes very efficient. People know that that is what they are trying. अभी हम transition phase में हैं. पहले जो ज्यादा था अब कम हो रहा है, इसीलिए nominal number is fluctuating, it's going down. I think nominal will settle at real plus 4, 3 to 4. I think वो हो जाएगा. And उसके बाद I think we will have a 8-9-10% nominal growth, 6%, 6.5% real growth. ये 6.5-7 भी, it's not very small. I think if you manage 6.5-7 over 15-20 years, देश विकसित हो जाएगा. But I think they are changing an approach now. That's fair point. 6.5 हम लाए हैं सरकारी खर्चा करके,
अगर अपर साइड में हम 4% के इन्फ्लेशन लें तो मैक्सिमम 10% हमारा बैठ रहा है नॉमिनल। अभी आपने एक बात कही कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कैपेक्स करना, प्राइवेट कैपेक्स होने चाहिए, लेकिन हुआ नहीं पिछले 5 साल में, लोगों ने किया नहीं। क्या एक केस ये आपको लगता है कि अभी भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, आरबीआई को इस बारे में सोचना चाहिए? रियल रेट ज्यादा है, मतलब प्रॉब्लम ये है रियल कि रेट। हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कोर, अब फूड और फ्यूल को छोड़ दीजिए तो कोर इन्फ्लेशन 3%, repo rate is 5.5%, and जो people borrow, even good companies will have to borrow it. Government borrowing rate itself is 6.5%, जो 6.4 10 year है. That makes a real rate of 3%. Real rate 3% is one of the highest in the world. मतलब कहीं पे भी 3%, यूएस में जो ट्रम्प जी रोज चिल्ला रहे हैं, वहां पे 10 year is 4%, 4.1. And the real rate is, the inflation is 2.5. Real rate is 1.5. Usme also he's crying. So we are sitting on a real rate of 3%. And last year our real rate was 4%. That is one highest in the world. तो आरबीआई को भी सोचना पड़ेगा. I think 50 basis point they can reduce from here, but they are on that path. अभी जो है RBI is on that path. Government is also sort of giving more money in the hands of private sector. मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल 2 साल में slowly growth recover होगा, प्राइवेट कैपेक्स आएगा. अभी इंडो यूएस भी, आप इसके, मुझे, मैं तो नहीं जानता, आप इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, आप ट्रैक करते हैं ये सब, तो वो भी अगर थोड़ा ठीक है, I think we will do well. I think we will do around 7% instead of 6.5% that RBI is saying. We'll do around 7. I think that should be reasonably good. होप सो, क्योंकि जो एक्सटर्नल कंडीशन है टैरिफ वाली या अदरवाइज भी, वो मतलब वो हमने मैं एक बार 50-50। नीरज जी, हमने एक स्टडी किया, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वी शुड डिस्कस सम अदर टाइम. एक पेन टेबल आता है, आप भी देखिए जब टाइम मिलेगा, पेन वर्ल्ड टेबल, सारे देश के 100 साल के इतिहास है, ऑल कंट्रीज, 100 years how they have grown. One thing very peculiar about India after 1991 के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद, our growth is primarily driven by productivity improvement. 91 के बाद productivity improvement, not by export, not driven by anything, it's productivity, not even investments. हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है कम होता जा रहा है. इनफैक्ट 2008 में इन्वेस्टमेंट रेट वाज 40% जीडीपी. अभी हमारा इन्वेस्टमेंट रेट, आप देखिए लास्ट ईयर एफडीआई नेट तो ऑलमोस्ट जीरो था, ऑलमोस्ट जीरो नेट एफडीआई. जो आया उतना ही गया. 84 बिलियन आया था, 84 बिलियन गया. तो फॉरेनर्स ने ज्यादा 1 रुपया नहीं डाला नेट. एफआईआई वाज आल्सो नेगेटिव लास्ट ईयर. फिर भी जो ग्रोथ आ रहा है कि नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर, ये जो ट्रेंड है 15-20 साल का ट्रेंड है, एवरी ईयर और प्रोडक्टिविटी इज इंप्रूविंग बाय 2%. ऐसा कोई भी देश नहीं है, हमने केयरफुली देखा, ऐसा कोई भी देश नहीं है विच इज एट आवर पर परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा, 10-12 हजार डॉलर. एट दैट लेवल प्रोडक्टिविटी ऊपर जा रहा है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी इज इंप्रूविंग. So that makes us very sort of insulates us from lot of external shocks, क्योंकि primarily our growth is caused by the fact that उसी संसाधन से हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. Our people are becoming more efficient. Maybe it's because of demographics. I don't know the reason. So that is something very positive for it. So जितना भी शॉक आए, because we are basically productivity led, I think we will still keep doing reasonably well. सर ये आपने बहुत मुझे टेम्प्ट कर दिया है कि अब मैं थोड़ा पढ़ लिख के इसमें आपके साथ सिट इन इंटरव्यू करना ही पड़ेगा. पेन वर्ल्ड टेबल लास्ट देखिए, तो क्वेश्चन. वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन पेन वर्ल्ड टेबल. इंडियाज ग्रोथ इज वेरी पेक्यूलियर, ऐसा कोई देश नहीं. डेफिनेटली सर, मैं इसको करूंगा. या ये चाइना प्लीज वाज कंटिन्यू. इन्वेस्टमेंट लेड. चाइना जब चाइना का जो इनकम था, हमारा अभी क्या, अभी वी आर एट $3,000, $2,800 नॉमिनल, 10-12 हजार करोड़, 10-12 हजार, 12,000 PPP. When we look at China or Korea at the same level, their productivity had started falling. They grew because of massive investment, 50% of GDP, and FDI, money flowing and all of that. तो हमारा तो वो नहीं है, but we are still growing because of productivity. And productivity का benefit ये है कि this is far more sustainable. So we have to encourage that, more innovation, more research, and high-end jobs. One of the things we should do is get good people, education, and these things matter. The scientific one.
जो ये नहीं कि प्राइस को कम करो ज्यादा करो, वो ये नहीं। तो इनोवेशन टाइप, कॉस्मेटिक जिसमें नए सर्जरी हो रही प्रोडक्ट्स है आ जाए। नए प्रोडक्ट्स आ जाए, एक्चुअली। नए बिजनेस तरीके आ जाए, नए नए, हाँ इवन बिजनेस में, जो बिजनेस में भी नए न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सब हमें करना पड़ेगा। आई थिंक वी आर, दैट इज वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर कंट्री। बिल्कुल सर, मैं लास्ट क्वेश्चन एक छोटा सा पूछूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी आपकी तारीफ करूं अपने दर्शकों को, इसलिए क्योंकि उनको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। मुझे ध्यान है कि करीब 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने एक सिट इन इंटरव्यू किया था प्रोफेसर साहब के साथ। वो 1 घंटे का शो था, उसमें हमने फाइनेंस के बारे में बात की थी। तब शक्तिकांता जी आरबीआई गवर्नर थे, और उस समय बहुत टाइट कर रहे थे वो माइक्रो फाइनेंस को, ये वो। तो आपने कहा था कि इसका असर हमें 2-3 साल में देखने को मिलेगा, और वो असर हमें देखने को मिल रहा है अभी भी। अब जो नए साहब आए, ये थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार जो इकोनॉमिक ट्रेंड को समझना पकड़ना बहुत जरूरी होता है, और वो प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया था। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगले इस शो के दौरान, जो कि हम अगले 2-3-5 मिनट में खत्म कर देंगे, मैं आपको मानता हूं कि आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या जो भी आप मान लें, तो कौन सा आपने एक्सपेंडिचर, आपने कहते हैं ग्रेन्युअल जाके हमको देखना पड़ेगा, क्या कट करना चाहिए? मुझे लगता है, मान लीजिए डिपार्टमेंट वाइज, मगर मान लीजिए आप इनसे आप मुझे फाइनेंस नहीं, रेलवे मिनिस्टर बनाएंगे। तो जब ओके पहले चलिए। रेलवे रेलवे आया था 2014 में, जब मोदी जी आए, बिगेस्ट पॉजिटिव, जो फर्स्ट पॉजिटिव लोगों को सुनने में आया रेलवे का। अब हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन जो क्लीनलीनेस था, द फोकस वाज टॉयलेट। आप एक्चुअली हमने देखा है, टॉयलेट क्लीन होने लगे, जो बेसिक फैसिलिटीज थे वो इम्प्रूव होने लगे रेलवे में। आजकल जो ट्रेंड है, वंदे भारत बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ एंड ऑल दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट वंदे भारत। वंदे भारत, अगर मार्केट wants Vande Bharat, तो let the market pay for it. That's okay. I don't have a problem. Raise money from the market. Railway Corporation, like, मैं, by the way, disclosure, I sit on the board of Power Finance Corporation. आप borrow करो अगर रेलवे, and pay. Taxpayer should not be funding Vande Bharat. That is a total, taxpayers money is for where there is a market failure. जहाँ पे मार्केट नहीं जाता है, वहां पे कई गांव में आपको कुछ बनाना है, कहीं वहां पे market doesn't go. That is where taxpayer, the principle is, you should first show that markets themselves cannot do it, because markets are not, it's a public good, immediate return nahi hai, those are the cases where taxpayer money should be used. So if it is railway, I would go back to how it was before. Focus, Modi ji ke tenure mein focus more on cleanliness, basic trains, and not spend a lot of money on or safety. There was a time we had zero accidents. If you remember, there were 2-3 year period, एक भी accident नहीं हुआ था. So I would focus on that. That does not require a lot of money. The second thing is like Mudra Yojana. If you think again, तो हमें पता Yeah. ही नहीं है कि किसको लोन मिल रहा है, कौन है वो 50 करोड़ लोग. 50 करोड़ लोन है, मतलब 50 करोड़ कौन, 50 करोड़, राइट, 53 करोड़, मतलब कौन ले रहा है, कहाँ हो रहा है. सो आई वुड गेट इनटू दीज स्कीम्स, एक्चुअली इवैल्यूएट, the prime minister does something called pragati, I think, evaluation of scheme wise, and then put money only on those who are working. Ask a question कि टैक्स पेयर का पैसा इसमें क्यों लगना चाहिए, मार्केट से क्यों नहीं हो सकता. एंड देन दीज आर 1 or 2 एग्जांपल्स दैट आई विल कट डाउन. एंड द अदर थिंग, राइट, हम लोग बहुत सारे रैंडम रैंडम लोकेशन में एयरपोर्ट बना रहे हैं. मैं आपको 3-4 जगह मैं जानता हूं जहां पे दिन में सिर्फ एक फ्लाइट आता है. एयरपोर्ट इसलिए है कि वो एमपी को कुछ दिखाना है कि उसने काम कर दिया. लिस्ट में, मेरे लिस्ट में, मैंने वहां पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं है, एयरपोर्ट है. मतलब कहाँ एयरपोर्ट से वो लोग. तो दीज आर थिंग्स दैट आई विल स्ट्रेट अवे कट, बिकॉज एयरपोर्ट में प्रॉब्लम ये है, एयरपोर्ट दिल्ली में चाहिए, मतलब मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर. वहां तो मैं, मतलब यू कैन पुट मोर मनी. तो दीज आर थिंग्स आई विल कट स्ट्रेट अवे. तो आई थिंक 1-2 लाख करोड़ कट करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द बजट. एंड द टोटल टैक्स जो इन्होंने कम किया, 1 लाख करोड़ कम होगा. 1 लाख करोड़ तो इस 2-3 चीज में ही कम हो जाएगा, एंड बजट विल स्टिल बी बैलेंस्ड. बट ये 1-2 चीज मैं नहीं करूंगा. एक चीज मैं कभी नहीं कट करूंगा, इज आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत में क्या हो रहा है, we are covering, it's a fantastic scheme. States cannot spend. See, some states are very good scheme, but states में problem ये है कि इन्होंने इतना फ्री भी प्रॉमिस कर चुके हैं कि इनके पास पैसे ही नहीं है. कोई बहुत सारे स्टेट्स, now Maharashtra also doesn't have money. Now central government can, आयुष्मान भारत में we are spending just 14,000 crore.
इट इज नॉट इनफ। प्राइवेट सेक्टर्स, मैं बहुत सारे हॉस्पिटल जानता हूँ नीरज जी, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ 5 बेड अलॉट किया, 5 बेड आयुष्मान भारत के पेशेंट। छठा आदमी को अगर हार्ट अटैक आया तो वो नहीं आ सकता उसको फिर से सीरियसली इनके पास ऐसा नहीं कि बेड नहीं है, बेड तो सिर्फ है, बट आयुष्मान भारत के लिए 5 ही है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो सरकार पैसा बहुत लेट देता है, टाइमली क्लियर नहीं करता बिल। जो डॉक्टर्स के जो बिल है, अनरीजनेबल प्राइस कैप्स लगाए हैं कहीं पे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आयुष्मान भारत इज ग्रेट स्कीम, बट उसमें मैं ज्यादा करूंगा, 14,000 से मैं 25,000 करूंगा, आई वुड इंक्रीज दैट। ये इंटर्नशिप स्कीम अभी जो 1 लाख करोड़ का अनाउंस हुआ है, उसमें मैं 1 लाख करोड़ सीधा नहीं डालूंगा, मुझे देखना है कि हो क्या रहा है उसमें। मतलब बच्चों जो इन्फोसिस जा रहे हैं उनको नौकरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, थोड़ा पायलट से शुरू करूंगा। मे बी पहले 1,000 बच्चों को कहीं कंपनी में डाल दो, देखिए 1 साल क्या हो रहा है। अगर उनको नहीं मिल रहा है तो मे बी समथिंग एल्स नीड्स टू बी डन। So I think we should look at scheme wise, and I think finding 1 lakh crore should not be very difficult. अब पॉइंट बिल्कुल आपका सही है, और सरकार को थोड़ा पॉलिटिकली की बजाय इकोनॉमिक सेंस से सोचना चाहिए कि उसका रिटर्न क्या, आरओआई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप 53 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन बांट रहे हैं और धीरे धीरे ये बढ़ के 80 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, तो फ्री राशन और मुद्रा सेम हो जाएगा, कि मतलब वही लोग, सब कुछ उनको फ्री मिल रहा है, लोन भी फ्री मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सरकार को इकोनॉमिक सेंस प्रिवेल होना चाहिए वहां पे, कि रिटर्न क्या हो रहा है, उसका उसका कोई फायदा हो रहा है। जैसे इवन सर पीएलआई में मुझे नहीं पता कि पीएलआई स्कीम का फायदा जिन जिन लोगों ने लिया उन्होंने नहीं कितनी हुआ है, जॉब नहीं, की, एब्सोल्युटली नहीं हुआ है। तो आप कोई देखिए जॉब पीएलआई क्रिएशन का में, डेटा ही नहीं नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, 15,000 करोड़ पीएलआई में लगा चुके हैं, 15,000 करोड़। और कोई डेटा मैंने देखा था, उसमें लिखा है कि 5 लाख नौकरियां मिल चुकी हैं। 5 लाख, ऐसा नहीं है कि सारे 5 लाख इसी की वजह से है। 5 लाख इज द जॉब इन दोज इंडस्ट्रीज। मान लीजिए 2 लाख जॉब इसके वजह से आए, इसका मतलब एक जॉब के लिए 10 लाख या 12 लाख आपने खर्च किया। नो, इज इट वर्थ spending that much? Rather, if you directly give subsidy to some company, they will hire more people maybe, right? तो राइट। इसको रिविजिट करना पड़ेगा। मतलब the every rupee that government spends should be to either correct a market failure or when there is externality। 1 रुपए जो खर्च करेंगे उससे 2 रुपए 3 रुपए का फायदा होगा, तब करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं कि अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडाइज करते हो तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ही, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ऊपर क्या फायदा हुआ, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या हुआ, उसकी वजह से इंडस्ट्री वहां पे आ गई क्या, उसकी वजह से 5 लाख नहीं 50 लाख नौकरी बढ़ना चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई सेड स्कीम वाइज देयर आर सम वेरी गुड स्कीम्स। मैंने एक स्टडी किया, आपको मैं बताता हूँ, पीएम स्वनिधि, दैट्स अ वंडरफुल स्कीम। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने सिर्फ मुद्रा में टोटल लोन इज 30 लाख करोड़, पीएम स्वनिधि में 14,000 करोड़, डिफरेंस देखिए। बट 80 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया कोविड के टाइम पे। अभी आप यू विल बी सरप्राइज टू नो, उस 80 लाख स्ट्रीट वेंडर जिनको इन्होंने लोन दिया, उनमें उसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता। 90% लोग डायरेक्टली उन्होंने खुद लोन रीपे किया, डिफॉल्ट नहीं किया। स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन 90% हैव रीपेड देयर लोन विदाउट एनी मॉनिटरिंग, विदाउट एनी रिकवरी एफर्ट, नथिंग। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड हो गया, उसकी वजह से उनको अभी बैंक में लोन मिल रहा है, नॉर्मल लोन। दे आर गेटिंग नॉर्मल लोन, 40 to 50% ऑफ देम आर गेटिंग नॉर्मल लोन। दिस इज द बेनिफिट, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। जहां पे मार्केट फेल हो रहा है, मार्केट अभी जो आपका जो स्ट्रीट वेंडर है, ही इज डूइंग अ गुड बिजनेस, बट इसको लोन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप लोन नहीं दोगे तो ट्रैक रिकॉर्ड कहां से आएगा? अब स्वनिधि क्या किया, स्वनिधि स्कीम में यही था, आपको सिर्फ 3 लोन मिलेगा, 10,000, 20,000, 50,000, उसके बाद नहीं। उससे फायदा ये हुआ कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बन गया। अब क्या हो रहा है कि बैंक जो पेटीएम वो सब है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो ये तो लोन रीपे कर रहा है। अब उसको वो लोग लोन दे रहे हैं, वो भी कंपटीशन में दे रहे हैं 12% में। जो पहले वो जो मनी लेंडर से बोरो कर रहा था, 100% था इंटरेस्ट रेट, 100, 200, 500% लेते हैं लोग। उनका तो जो मनी लेंडर लोन शार्क्स है, वहां से अभी 14%, 16% पे मिल रहा है। तो दिस इज सेम गवर्नमेंट जो दो स्वनिधि वर्सेस मुद्रा, मैं कहता हूँ दिस इज अ स्मॉल स्केल स्कीम। पैसा तो कुछ नहीं है, आपको पता है टोटल खर्चा गवर्नमेंट का 400 करोड़। द स्वनिधि के ऊपर जिन्होंने जो गवर्नमेंट जो लोन लॉस का 200 करोड़,
डिजिटल पे 250 करोड़ 500 करोड़ खर्च किया है टोटल। तो 500 करोड़ वर्सेस 30 लाख करोड़ या जो भी है। 30 तो लाख और इसमें PLI का 15,000 करोड़। आई थिंक इसमें 500 करोड़ में आई थिंक 80 लाख लोगों का बिजनेस में फायदा हुआ है। स्ट्रीट वेंडर जो मिला 80 लाख लोग, PLI में 5 लाख लोग है ना, इसमें 80 लाख लोग। तो ऐसा नहीं कि जो पैसे, द बेनिफिट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू मनी। This principle they should benefit is never not necessarily proportional to money. If you target it well, benefit can be disproportionate. आई थिंक बैठ के सोच के, अभी जो इंटर्नशिप है आइडिया बहुत अच्छा है, मैं तो उसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। इंटर्नशिप जो स्कीम है, जो बच्चों को सरकार प्रोत्साहन करके कंपनी में जो घुसा रही है, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले स्लोली करो, वेयर इट वर्क्स, वेयर इट डजंट वर्क। सडनली आप करोगे, then there will be pressure on companies to take some people. अब कंपनी, आपको पता है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई कंपनी को फोन आ गया, आपको 2000, मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया 500 लोगों को लेना ही पड़ेगा, आप 500 लोगों का करेंगे क्या? मतलब CSR में आप 500 लोगों बच्चों को कोई नाम रजिस्ट्री में कर देते हैं, उनको कुछ पेमेंट कर देते हैं, बच्चे कहीं टाइम पास कर रहे हैं, और उसके बाद वो बाहर जाके कुछ फायदा नहीं होता। सो दे हैव टू फर्स्ट फिगर आउट हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस एंड देन इम्प्लीमेंट दिस, इवन द गुड स्कीम्स। बैड स्कीम्स को तो करना ही नहीं चाहिए, गुड स्कीम्स ऑल्सो पहले वर्कआउट द इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट करो, टेस्ट करके देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, समझो, अंडरस्टैंड, एंड देन गो फॉर अ बिग वन। सडनली नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी है कि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया, और उसका रिस्क रिवार्ड देखो आप यार। मेरा तो सिंपल मतलब से बिजनेस वाले हम लोग, 1 रुपया लगाओ, अगर उसका रिटर्न 2-3 रुपए नहीं बन रहा तो उसका 1 रुपया वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो जीरो हो जाएगा। तो वैसा क्यों करने का। आई होप कि GST कट जो किया गया है, इससे जो आप तरीके सुझा रहे हैं कि सरकार डंडा लेके ना खड़ी हो जाए, ये भी कम करो तुरंत, बाकी तुम बाद में देख लेना। तो एक बेटर प्रोडक्टिविटी हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरह इसको लोगों को भी समझना चाहिए और कंपनीज को भी समझना चाहिए। तो सर बहुत मजा आया, इंटरेस्टिंग बातचीत रही, और हम लोग जल्दी ही कभी कहीं मिलेंगे तो एक और थोड़ा सा लंबा लॉन्गिश और अलग अलग जो आपकी स्टडीज हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को GST अच्छे से समझ में आए हुई कि तुरंत खुश नहीं हो जाना 22 तारीख को, थोड़ा वेट करने का। थैंक यू सो मच सर, विल सी यू सून। Thank you, sir. नमस्ते। Thank you so much. Yeah.